हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं एंड उनको हम अलग अलग एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया या फिर जैसे आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम हो गए या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस में हम न्यूज़पेपर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ने का क्या सही अप्रोच होना चाहिए, क्या नहीं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 5 नवंबर संडे। तो देखते हैं आज न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका हेडलाइन पे आया है फ्री राशन स्कीम के बारे में, गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। उसके बाद आपका आर्टिकल आया है नेपाल के अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। एंड देन अभी जो आर्टिकल आजकल काफ़ी चल रहा है न्यूज़ में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं। अगला आर्टिकल है आपका रेयर अर्थ मेटल, इनकी फंडिंग के बारे में। एंड आपके दो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन सेक्शन में इस बार आर्टिकल्स हैं। समझाया है कि इंडिया ने UNGA के वोट से एब्सटेन क्यों किया है और कवच सिस्टम क्या है। ये आर्टिकल आपका जो अभी रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जैसे उड़ीसा में हो गया, बालासोर में हो गया और अभी आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहला आर्टिकल आया है फ्री राशन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 more years। तो मैं सबसे पहले इसकी रेलेवेंस समझा दूँ। सबसे पहली बात तो ये आपका आर्टिकल आता है किस कैटेगरी में, आपका फूड सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इस आर्टिकल में जो प्रोविजंस हैं इस स्कीम के, PM गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, इसके बारे में आपको कुछ प्रोविजंस जानने की ज़रूरत है। एंड अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में ये आपका GS1 में फूड सिक्योरिटी एंड आपका GS3 में आपका एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ये न्यूज़ क्या है, तो ये न्यूज़ कहती है द यूनियन गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू एवरी month to 80 crore Indians, which is slated to end this December, will be extended to another 5 years। ठीक है, अनाउंसिंग वाला एड्रेसिंग अ पोल रैली। और इस स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY, जो कि आपकी 2020 में आई थी, पैंडमिक रिलीफ के तौर पे आई थी। और इस स्कीम के प्रोविज़न क्या था कि भाई 5 किलो फूड ग्रेन मिलेंगे हर व्यक्ति को, हर बेनिफिशियरी को हर महीने मिलेंगे। इन एडिशन उसके ऊपर मिलेंगे जो कि 5 kg के सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स उन्हें NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिल ही रहे थे। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ है। तो असल में क्या है कि आपका एक एक्ट है अपने कंट्री में फूड सिक्योरिटी के लिए एक आपका कानून है जो कि है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंतर्गत आपका जो PDS और अंत्योदय योजना चलता है, ठीक है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी में चावल मिलता है, गेहूं मिलता है और अनाज मिलता है। एंड इससे जो जितने भी गरीब घर के लोग हैं, जिनके जो भी लोग राशन कार्ड होल्डर हैं, उन्हें सब्सिडाइज्ड फूड मिलता है। ठीक है, PDS शॉप्स पे मिलता है एंड ये सेंट्रल इशू प्राइस पे आपको फूड ग्रेन्स मिलते हैं उनको। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स ध्यान में रखिएगा, ये सारे कीवर्ड्स आपके प्री से रिलेटेड हैं। तो उनको यहाँ पे 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स तो मिलता ही था सब्सिडाइज रेट में। लेकिन उसके बाद आया आपका पैंडमिक, और पैंडमिक में क्या सरकार ने बोला कि ये जो 5 किलो है, हम एक नई स्कीम लॉन्च करेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उन्हें 5 किलो अनाज और मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि
जब पैंडमिक था तो उसमें एक तो एक्सेसिबल फूड सिक्योरिटी इश्यूज़ होने लगे थे, एक्सेस के इश्यूज़ होने लगे थे, आपकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ होने लगे थे, ठीक है, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगा था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हिट हुआ था थोड़ा बहुत, तो इसलिए टोटल जो फूड ग्रेन्स जो करीब लोग अवेल कर सकते थे वो 10 kg हो गया था। लेकिन ये जो स्कीम थी ये आपकी पैंडमिक के समय की ही स्कीम थी और ये स्कीम का ऐसा था कि कुछ समय बाद ख़त्म कर देंगे इस स्कीम को, जैसे ही इस स्कीम की ज़रूरत बंद हो जाएगी हम इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल ये कह रहा है कि हम इस स्कीम को अगले 5 साल के लिए और चलाएंगे, ठीक है। तो ये है पूरी स्कीम, ये पूरा इस न्यूज़ आर्टिकल है। तो अब आते हैं हम लोग एक बार देखने की गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या। इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पैकेज टू हेल्प पुअर फाइट अगेंस्ट द COVID-19. The scheme aimed at providing each person who is covered under the National Food Security Act, कि जो भी व्यक्ति इस स्कीम के अंडर में आता है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इस स्कीम के अंदर जो भी आता है उसे 5 किलो अनाज, भले ही चावल या फिर आपका गेहूं, उसे मुफ्त में मिलेगा। एंड जो उसे NFSA इस एक्ट के अंतर्गत मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, ठीक है। कैसे मिलेगा? थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो पूरा सप्लाई चेन है आपका फूड सिक्योरिटी का, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके GS3 में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। सप्लाई चेन के अलग अलग एस्पेक्ट हो गए, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, जैसे प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है, और जैसे आपका लॉजिस्टिक्स हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, ठीक है। इन सब से रिलेटेड अलग अलग तरीके के सवाल हर साल आते हैं। तो मेक श्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ें, ठीक है। इट वॉज इनिशियली अनाउंस्ड फॉर अ 3 month पीरियड फ्रॉम अप्रैल, मई एंड जून, कवरिंग 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स, ठीक है। और ये एक्सटेंड कर दिया था सितंबर 2022 तक। ये ध्यान में रखिए। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसकी नोडल मिनिस्ट्री। अक्सर ये आपका प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है या कौन सी मिनिस्ट्री है जो आपके इम्प्लीमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद है द बेनिफिट ऑफ द फ्री राशन कैन बी अवेल थ्रू द पोर्टेबिलिटी बाय एनी माइग्रेंट लेबर बेनिफिशियरी अंडर द वन नेशन ONORC प्लान्स फॉर नियरली 5 लाख रेशन शॉप्स अक्रॉस द कंट्री। तो कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है, कोई भी जो माइग्रेंट लेबर हो या फिर आपका वन नेशन वन रेशन कार्ड होल्डर हो, और पूरे कंट्री में ये लागू है। अब बस इसमें चैलेंज क्या है कि द बेनिफिशरीज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आर बेस्ड ऑन द लास्ट सेंसस, ठीक है। जो बेनिफिशरीज का डेटा है हम लास्ट सेंसस को यूज़ करके उनको राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी वजह से तब से तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से क्या है, काफ़ी लोगों के पास अब राशन कार्ड नहीं है, ठीक है। अब बात आती है, अगला आर्टिकल आपका आता है नेपाल अर्थक्वेक क्लेम्स 157 लाइव्स इन द रिमोट रीजन। तो अभी कुछ दिन पहले आपने भी महसूस किया होगा लखनऊ में, दिल्ली में, कि काफ़ी तेज़ शाम को एकदम से झटके आने लगे थे, ठीक है। तो ये हुआ क्यों था? क्योंकि उस समय नेपाल में अर्थक्वेक आया था, ठीक है। अर्थक्वेक आया था 6.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जो कि 2015 से काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, ठीक है। और ये आया कहाँ था? 500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ काठमांडू। तो देखिए अर्थक्वेक हो गया, इसकी अगर रेलेवेंस की अगर बात करें तो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थक्वेक से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कीवर्ड्स हैं, वो काफ़ी आते हैं। प्लेट्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कीवर्ड्स हो गए जैसे एपिसेंटर हो गया, फोकस हो गया, शैलो फोकस हो गया, P वेव्स हो गया, S वेव्स हो गया। इस तरीके से प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में ये आपका GS1 में इम्पॉर्टेंट है, आपका ज्योग्राफी में, एंड ये आपका GS3 में आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा
इम्पोर्टेंस रखता है ये वाला टॉपिक। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी अर्थक्वेक से रिलेटेड, हमने इसका अच्छा खासा एनालिसिस देखिए 20 अक्टूबर के एडिटोरियल में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आप एक बार उसको रेफ़र कर लीजिएगा फॉर द थ्योरी। जितना भी थ्योरी का पार्ट है उसमें सब मेंशन्ड है। ठीक है, एंड देन अब हम एक बार देख लेते हैं कि नेपाल इतना वल्नरेबल क्यों है आपका अर्थक्वेक्स के लिए। ठीक है, नेपाल में जो इतने सारे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं और क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा डैमेज होता है। तो सबसे पहला है इसका रीज़न, लोकेशन ऑन कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, लोकेशन ऑन कन्वर्जेंट बाउंड्री। नेपाल इज लोकेटेड ऑन कन्वर्जेंट बाउंड्री वेयर इंडिया एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड। तो ये आपका कन्वर्जेंट बाउंड्री पे है। कन्वर्जेंट बाउंड्री पे भी आपका कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा है ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, ये आपका फिजिकल जोग्राफी, एनसीईआरटी में जो फिजिकल जोग्राफी वाला चैप्टर है उसमें आप पढ़ के इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। दिस कोलिजन कॉजेज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टू बिल्ड अप इन द क्रस्ट विच इज़ इवेंचुअली रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स। तो दो प्लेट्स जब कोलाइड होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड इंडिया जो है वो इंडियन प्लेट पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो इंडियन प्लेट जो है कॉन्टीन्यूसली अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो है आते हैं। एंड जो आपका हिमालयाज़ जो फोल्ड माउंटेन्स की रेंज है वो भी इसी की वजह से ही फॉर्म होती है। ओके, देन आपका आता है सबडक्शन जोन। नेपाल इज ऑल्सो लोकेटेड इन सबडक्शन जोन वेयर इंडियन प्लेट इज स्लाइडिंग अंडरनीथ द यूरेशियन प्लेट। दिस सबडक्शन फर्दर इंक्रीजेज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन द क्रस्ट। ठीक है, ये आपका इसी का पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है पुअर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। मेनी बिल्डिंग्स इन नेपाल आर मेड ऑफ अनरीइंफोर्स्ड मेसनरी विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन ईजिली कोलैप्स इन एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं काफ़ी कमज़ोर हैं, हल्के फुल्के झटके लगने पे ही वो कोलैप्स कर जाते हैं। रिमोट एंड माउंटेन टेरेन आ जाता है कि मच ऑफ नेपाल इज़ रिमोट एंड माउंटेन कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड रिलीफ एंड असिस्टेंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ अर्थक्वेक। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक और रीज़न कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है क्योंकि वहाँ का जो टोपोग्राफी है, जो वहाँ की फिजियोग्राफी है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ की जो ज़मीन है इतनी पहाड़ी है, इतनी ढलान है वहाँ पे कि जब भी अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे तुरंत असिस्टेंस, तुरंत हेल्प, डिज़ास्टर रिलीफ वहाँ पहुँचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है एंड वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है। यही हो गया 2015 earthquake in Nepal was a devastating example of a country's vulnerability to earthquakes। एंड इस 2015 में भी इसी तरीके का earthquake आया था जहाँ पे लगभग 9,000 लोगों की डेथ हुई थी और 22,000 लोग इंजर हुए थे एंड लगभग 8 लाख लोग अपना घर या बिजनेस खो चुके थे। तो ये वाला जो है आप एक टाइप से earthquake की केस स्टडी की तरीके से आप ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा आप मैप बना सकते हैं नेपाल का एंड वहाँ पे केस स्टडी लेके आप ये वाले पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं जब भी आप अर्थक्वेक से रिलेटेड या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड आप कोई भी आंसर लिखें। उसके बाद है यही वाला इशू जो हम पिछले 3 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इसके बारे में मैं इसकी रेलेवेंस काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए जो आपके प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपके मेंस के लिए, आपके मेंस में स्पेशली GS2 के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, GS2 में पॉलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बात इस आर्टिकल में यही कहे जा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनसे रिलेटेड केस चल रहा है बट अभी साइमल्टेनियसली ये रिलीज़ भी हो गए हैं। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं ऑलमोस्ट आई थिंक 2 नवंबर के आर्टिकल में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या हैं, इनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, कौन इसे ख़रीदता है और कौन इसे इशू करता है। ठीक है, क्या इसके लिमिटेशंस हैं एंड क्या इसका पॉजिटिव बेनिफिट है,
इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन और 2 नवंबर में कर चुके हैं। तो बेसिकली आर्टिकल वही है कि SBI ब्रांचेस के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं उनका सेल शुरू हो गया है एंड इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली आपका जो पॉलिटिकल फंडिंग था उसमें और ज़्यादा पारदर्शिता लाना है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने का इसमें ऑब्जेक्टिव है, ताकि जितने भी फंडिंग होती है वो ऑफिशियल्स SBI के चैनल्स के थ्रू होती है। इसमें कहीं भी इस तरीके से ब्लैक मनी या फिर ढेर सारा कैश ट्रांसफ़र करने का इसमें ऑप्शन नहीं रहता है। जो भी होता है सब ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है एंड इसमें लोगों की प्राइवेसी भी बनी रहती है। अगला आर्टिकल आपका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है वो है ओलिगोपोलीज कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ इज अ ग्रीन ट्रांजिशन स्नैग। ठीक है, फंडिंग टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज कुड बी वेपनाइज्ड वॉन्स CEA नागेश्वरन अर्जेस इन्वेस्टर्स इन ग्रीन ट्रांजिशन टू एब्जॉर्ब ग्रीन। तो देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, सबसे पहले तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कीवर्ड है रेयर अर्थ, ठीक है, उसके बाद एक कीवर्ड है आपका ग्रीन ट्रांजिशन। अब अगर सबसे पहले मैं इस आर्टिकल की रेलेवेंस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले प्रीलिम्स, देखिए प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आ सकते हैं। देखिए किस चीज़ के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर। ठीक है, रेयर अर्थ पहली बात तो क्या है प्रीलिम्स में आ सकता है एंड रेयर अर्थ के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से एक्चुअल में एलिमेंट्स हैं जो रेयर अर्थ हैं और इनके यूजेस, इनके बारे में प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आर्टिकल देखना है। और अगर मेंस की बात करें तो ये वाला आर्टिकल आपका सबसे पहली बात तो GS 1 में है। GS 1 में स्पेशली ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड इसके बाद GS 3 में आपका इकोनॉमी के अंडर में आता है। इकोनॉमी में जैसे आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा ये आपका GS 3 में साइंस एंड टेक में भी इम्पॉर्टेंट आता है, क्योंकि जो आपके रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ये आपके जितने भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें एक तरीके से रॉ मटेरियल के काम आता है। तो इसलिए ये आपको इतनी जगहों पे ये वाला आर्टिकल काम आ सकता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल पढ़ना है। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड आपका साइंस एंड टेक हो गया मेंस के लिए। तो देखिए अब इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है मैं आपको एक टाइप से समराइज करके बता देता हूँ। तो देखिए हमें आजकल के समय में पता है फॉसिल फ्यूल्स से हम लोग अपना ग्रीन ट्रांजिशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्रीन ट्रांजिशन मतलब सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर अलग अलग जैसे बायोफ्यूल हो गया, ठीक है। हम लोग ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए नई तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे विंड फार्म्स हो गए, ठीक है, नए तरीके के फोटोवोल्टेइक सेल्स हो गए। और इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, आपका रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मेटल होते हैं। और रेयर अर्थ मेटल का जो कंट्रोल होता है ये ओनली सम कंट्रीज़ के पास होता है। सबसे पहली बात तो रेयर अर्थ मेटल जो हैं कुछ ही देशों में पाए जाते हैं, इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए इंडिया जो है यूजुअली रेयर अर्थ मेटल्स को इंपोर्ट करता है, बाहर से ख़रीदता है। तो आप ये समझ लीजिए जो इन ग्रीन ट्रांजिशन है पूरी दुनिया में वो कुछ ही देशों की वजह से, कुछ ही देश जो हैं उसका रॉ मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल कंट्रोल करते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है पूरा ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, ये एक टाइप से पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और ये भी बात करी है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं दूसरों पे रेयर अर्थ मेटल के लिए, तो इसकी जो सप्लाई चेन है
ये एक टाइप से वेपनाइज हो सकती है। वेपनाइज सप्लाई चेन का क्या मतलब है, ये आप एक बार कीवर्ड जो है ये जो कीवर्ड है तो वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, आप इसको समझिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो मान लीजिए कि हम लोग चाइना से मान लीजिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर का मैं एग्जांपल देता हूँ जैसे, ठीक है, या फिर आप एक फार्मास्यूटिकल एग्जांपल मान लीजिए। हम लोग चाइना से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत भारी मात्रा में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी की पूरी डिपेंडेंस जो है ऑलमोस्ट 80% जो है वो चाइना के ऊपर है, ठीक है। हमारे कंट्री जो आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं चाइना की इम्पोर्ट्स की वजह से है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री में जो मेडिसिन हम लोग बांट रहे हैं सस्ते में, वो भी हमारा उसी रॉ मटेरियल से बन रही है। और अब ये देखिए पूरी जो सप्लाई चेन है, चाइना से होकर रॉ मटेरियल इंडिया में आ रहा है, इंडिया में प्रोसेसिंग हो रही है, इंडिया में मेडिसिन बन रही है और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है। तो उस इम्पोर्ट पे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं डिपेंडेंट हैं। कल को मान लीजिए अगर चाइना के साथ हमारे संबंध थोड़े और ख़राब हो गए तो चाइना ज़रूरी नहीं है कि कोई अटैक करेगा डायरेक्ट, कोई बम वम गिराएगा या फिर बॉर्डर पे सीधे कुछ का अटैक करेगा, ये सब नहीं करेगा। चाइना एक और तरीका अपना सकता है कि पूरी जो हमारी इंपोर्ट की सप्लाई चेन है वो इंपोर्ट करना ही बंद कर दें, हमारे देश में भेजना ही बंद कर दें। उससे क्या होगा, इतने सारे लोग सफ़र करेंगे कि मतलब हमारे कंट्री में फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक्शन है चाइना का इस सिचुएशन में कि उसने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का सप्लाई रोक दिया, एक टाइप से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए। तो उस सप्लाई चेन को यूज़ करके जो अटैक करेगा वो इंडिया पे, उसे हम कहेंगे वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। तो यही चीज़ अलग अलग चीज़ों में भी होती है, रेयर अर्थ मेटल्स में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है कि जैसे मान लीजिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है अपने ग्रीन ट्रांजिशन करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ मैन्युफैक्चर करती हैं। उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रेयर अर्थ मेटल चाहिए होता है वो मान लीजिए चाइना से आए, तो वो जो कंट्री है वो अपनी ग्रीन एनर्जी के लिए कम्प्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएगी। और चाइना जैसा चाहेगा फिर उस कंट्री को उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, वरना चाइना अक्सर धमकाएगा कि देखिए आपने अगर हमारे हिसाब की पॉलिसीज़ नहीं बनाई, हमारे मन मुताबिक पॉलिसीज़ नहीं बनाई, तो हम इस आपका यहाँ जो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल रेयर अर्थ का, उसे हम रोक देंगे। फिर आप बनाते रहिएगा ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी या सोलर पैनल, ठीक है। तो कंट्री क्या करेगी, कंट्री को मजबूरन होके उसकी बातें माननी पड़ेंगी। ये पूरी चीज़ होती है वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये होते क्या हैं, ठीक है। दीज आर अ सेट ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट्स। तो ठीक है, सबसे पहली बात तो ध्यान में रखिए ये मेटल्स होते हैं, ठीक है, और ये 17 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 17 एलिमेंट्स के ग्रुप को हम लोग रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। दीज इंक्लूड 15 लैंथेनाइड्स ऑन द पीरियोडिक टेबल इन एडिशन टू स्कैंडिनियम एंड यट्रियम। तो लैंथेनाइड जो सीरीज़ होती है उसके 15 एलिमेंट्स प्लस स्कैंडिनियम प्लस यट्रियम, ठीक है। एंड ये जितने भी हैं सबके 17 के 17 एग्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। अब इनकी अगर क्वालिटीज़ की बात करें, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यूनिक होती हैं, इनकी ल्यूमिसेंट मतलब चमकने की क्वालिटीज़ यूनिक होती हैं, इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, काफ़ी सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपकी हेल्थ केयर हो गई, आपके डिफेंस हो गया, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हो गई। अब अगला सवाल आता है, हम इनको रेयर अर्थ क्यों कहते हैं? रेयर अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको निकालना कि जैसे उनका प्यूरिफिकेशन है, उनकी जो माइनिंग है, उनका ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो इसकी एक्सट्रैक्शन है वो खुद उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका जो एक्सट्रैक्शन है, इनकी खदानों से प्योरीफाइड फॉर्म में रेयर अर्थ मेटल्स को निकालना, ये एक टाइप से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है, ठीक है। पहला तो ये रीज़न है कि इनको रेयर अर्थ क्यों कहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि काफ़ी सारे मिनरल्स में होते हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड
एक टाइप से बड़े स्केल पे रिफ़ाइन करना ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, अब आप ये वाला एक बार मैप देख लीजिए। ये वाला मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कनाडा में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर ऑपरेटिंग की बात करें, आज के समय में कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं। एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के पास अभी रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं एंड वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे रशिया कर रहा है, सबसे ज़्यादा चाइना में है, उसके बाद क्या कहते हैं मलेशिया में भी हैं। इंडिया में कुछ कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, अभी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अभी आजकल डेवलपमेंट में कौन है, कनाडा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है एंड आपका जैसे साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। अब इंडिया में रेयर अर्थ मेटल्स की जो क्वांटिटी है वो कम है, बट जितनी भी है उनकी ये आपके लोकेशंस हैं। इस मैप को भी आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के यूजेस। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। ठीक है, इनमें यूज़ होते हैं, जैसे आपके क्लीन एनर्जी में यूज़ होते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं, हेल्थ केयर में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद अलग अलग जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके यूजेस भी आप देख लीजिए। ये आपके प्रीलिम्स में के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम आ सकते हैं। जैसे स्कैंडिनियम होता है, ये आपके टीवीज़ में और फ्लोरोसेंट लैम्प्स में यूज़ होता है। जो येट्रियम होता है ये आपके र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है और कैंसर की जो दवाएं होती हैं उनमें काम आता है। ठीक है, ये आपके स्पेस शटल्स में काम आता है, स्पेस इंडस्ट्री में, जेट इंजन्स में, टर्बाइंस में, आपके ड्रोन्स में काम आता है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। एंड जैसे जो सीरियम है ये आपका नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ की हम स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपका जो बैटरीज़ होती हैं, ठीक है, एंड जो भी इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज़ होती हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, वो काफ़ी मात्रा में रेयर अर्थ कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक टाइप से आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी हो गया, उसमें भी आपका रेयर अर्थ मिनरल्स का एस्पेक्ट आ गया। एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं। ठीक है, आपके जो केमिकल इंडस्ट्री में कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, फॉस्फर यूज़ होते हैं, पॉलिशिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनमें भी रेयर अर्थ काम आते हैं। आपका जो प्यूरिफिकेशन, एयर प्यूरिफिकेशन की डिवाइसेस होती हैं, जैसे एयर पोल्यूशन के जो फ़िल्टर होते हैं उनमें यूज़ होता है। ठीक है, आपके ऑप्टिकल क्वालिटी ग्लास बनाने में काम आता है, चश्मे बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, अदर केमिकल्स भी यूज़ हो सकते हैं इनके जगह पे, बट वो एलिमेंट्स जो है कम इफ़ेक्टिव होते हैं और अक्सर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की ये है कि पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट शेयर, लार्जेस्ट रिजर्व एंड शेयर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये किसके पास है, ध्यान में रखिएगा, ये है चाइना के पास। पूरी दुनिया में जितना जहाँ भी सब डेवलपमेंट हो रहा है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का, उनका रेयर अर्थ कहाँ से जा रहा है, चाइना से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने इस फील्ड में अभी अब तक अपनी मोनोपोली बना रखी है। ठीक है, चाइना हैज़ ओवर टाइम एक्वायर्ड ग्लोबल डोमिनेशन इन द रेयर अर्थ, इवन एट वन पॉइंट प्रोड्यूस्ड 90% ऑफ द रेयर अर्थ द वर्ल्ड नीड्स। ये ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। टुडे हाउएवर इट हैज़ कम डाउन टू 60%, रिमेनिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो एक समय था जब चाइना जो है 90% इसमें डोमिनेट करता था, आज ये घट के 60% हो गया है, बट अभी भी ये मेजॉरिटी से भी ज़्यादा है। अब लेकिन बाकी कंट्रीज़ भी इस रेयर अर्थ मेटल्स को सप्लाई कर रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया भी। 2010 में when China curbed shipments of rare earth to Japan, the US and the Europe production units have come up in Australia, US along with the smaller unit in Asia, Africa and Latin America. ठीक है, अभी भी लेकिन जो डोमिनेंट शेयर है वो चाइना के ही पास है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं आज के। तो सबसे पहले एडिटोरियल इनफैक्ट नहीं बल्कि जो आपका एक्सप्लेन सेक्शन है आपका द हिंदू का,
उसमें ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन शुरू हुआ था। किस चीज़ के लिए शुरू हुआ था? ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के लिए, जिसमें इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने वोट ही नहीं दिया, हाँ या ना की बात नहीं, इंडिया ने वोट ही नहीं दिया। तो ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में चलिए समझते हैं। मैं सबसे पहले इसकी रेलेवेंस समझा देता हूँ। ये प्योरली आपका इंटरनेशनल रिलेशन GS2 का टॉपिक है, ठीक है। ये आपका इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका जो क्या कहते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गया, या फिर आपका जो रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स वाला जो टॉपिक आता है उसके अंडर में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन जारी किया था जिसमें ये बोला गया था कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो सिविलियंस हैं, अभी तक लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें लगभग 4 हज़ार जो है बच्चे शामिल हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। तो उसको रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन जारी किया गया था, ठीक है। लगभग 120 कंट्रीज़ ने बोला था कि हाँ हम इसे सपोर्ट करते हैं। 14 कंट्रीज़ ने बोला कि नहीं हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, जो वॉर है ये चलते रहना चाहिए। और एब्सटेन किया 45 कंट्रीज़ ने, और 45 कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने ना ही हाँ बोला ना ही ना बोला। एंड इनमें से एक था इंडिया। तो अब क्या क्या रीजंस थे कि इंडिया ने एब्सटेन किए, इंडिया ने कोई वोट दिया ही नहीं। तो सबसे पहली बात, इंडिया का जो टेररिज्म पे स्टैंड है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो हमस है, जो शुरुआत हमस ने करी थी आपके अक्टूबर 7 को, वो एक टाइप से टेरर अटैक था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला पॉइंट है इंडिया ने एब्सटेन का। और रेजोल्यूशन में कहीं भी ये नहीं बोला था कि वो रेजोल्यूशन अक्टूबर 7 के टेरर अटैक को कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। उस रेजोल्यूशन में इस अक्टूबर 7 के इंसिडेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इस इंसिडेंट में लगभग 1400 इजरायलीज़ मारे गए थे एंड लगभग 240 इजरायलीज़ को बंदी बना लिया गया था। तो ये जो रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन में इस चीज़ का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो ये इंडिया को पसंद नहीं आया कि इंडिया टेररिज्म को हमेशा टेररिज्म के खिलाफ रहता है, और उस रेजोल्यूशन को कैसे इंडिया वोट दे दे जिसमें टेररिज्म का ही कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद इंडिया कहना ये चाह रहा है कि इंडिया को इससे ज़्यादा डिमांड्स चाहिए थी। इंडिया को इस टेरर अटैक का इस रेजोल्यूशन में स्पेसिफिक रेफरेंस चाहिए था। इंडिया चाहता था कि ये जो रेजोल्यूशन जारी किया जा रहा है इसमें स्पेसिफिकली बोले कि हाँ हमस ने जो टेरर अटैक किया था अक्टूबर 7 को, उसको यूनाइटेड नेशंस कंडेम करता है। अब लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है, ठीक है। इंडिया का एक दूसरा एंगल भी है। भले ही इंडिया इसे एब्सटेन करता है, लेकिन इंडिया ने खुद अभी तक हमस को कंडेम नहीं किया है, ठीक है। हमस से रिलेटेड कोई डायरेक्ट रेफरेंस इंडिया ने कभी भी नहीं दिया है अभी तक। एंड कहीं ना कहीं इंडिया ने हमस को अभी तक टेररिस्ट ग्रुप घोषित नहीं किया है। तो ये ऑथर कहता है कि जब हम देख रहे हैं कि इंडिया एब्सटेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इस फैक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब ऑथर बात करता है कि जो इंडिया ने एब्सटेन किया, अभी तक जो इंडिया का पैटर्न था वोटिंग का, पैटर्न ऑफ वोटिंग इन पास्ट, क्या अब इंडिया अपने पुराने पैटर्न से दूर जाता जा रहा है? तो कहने का इसका जवाब है हाँ। पहले क्या होता था, इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रो पैलेस्टाइन था। जब पार्टीशन हुआ था पैलेस्टाइन का, तब इंडिया ने उसके खिलाफ वोट किया था कि नहीं पैलेस्टाइन जो है पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब इज़राइल का सेपरेट स्टेट बना था 1948 में, तो इंडिया ने उसके खिलाफ भी वोट दिया था, ठीक है। और इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट था, ठीक है, जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था PLO एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है। तो इंडिया
1988 में। तो यहाँ देख सकते हैं 1988 तक इंडिया जो था काफ़ी ज़्यादा प्रो पैलेस्टाइन था, इज़राइल को वोट अगेंस्ट करता था। जो भी पैलेस्टाइन के फेवर में हो उसे इंडिया वोट किया करता था, कहाँ, UNGA में। लेकिन आज क्या कर रहा है, आज पैलेस्टाइन पे काफ़ी ज़्यादा बमबारी चल रही है और इंडिया वहाँ पे कोई वोट नहीं दे रहा है। तो हाँ, इट इज़ अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। और उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे 1988 तक बात करी थी, अब 1990s से क्या होने लगा। 1990s के बाद से इंडिया और इज़राइल के संबंध जो हैं वो अच्छे बनने लगे, और यहीं के बाद से इंडिया का जो वोटिंग पैटर्न है चेंज होने लगा। यहीं के बाद से इंडिया फिर इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई भी अगर रेजोल्यूशन होता था उससे एब्सटेन करने लगता था। क्यों? ताकि जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहें। 1991 के दिसंबर में क्या होने लगा कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की कंट्रीज़ में एम्बेसी खोलने लगी, और कहीं ना कहीं अब से जो इंडिया है वो इज़राइल को और ज़्यादा सपोर्ट करने लगा। बट उसी के साथ साथ एक टाइप से सपोर्ट तो करता ही था, साथ में क्रिटिसिज्म भी, आलोचना भी बीच बीच में करता था कि जो बम्बार्डमेंट कर रहा है इज़राइल गाज़ा का वो गलत है। बाकी इज़राइल को हम लोग सपोर्ट करते हैं, बट ये जो लोगों को मारना हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से इंडिया की दोनों पॉलिसीज़ थी, क्रिटिसिज्म भी करता था इंडिया और कहीं ना कहीं इज़राइल को सपोर्ट भी करने लगा था इंडिया। अब 2024 और 2019 की अगर बात करें, काफ़ी इंस्टेंसेस में इंडिया ने इज़राइल के सपोर्ट में वोट दिया है, और कहीं ना कहीं जब भी इज़राइल की क्रिटिसिज्म होता था यूनाइटेड नेशंस में तो उससे एब्सटेन किया है, उससे दूर ही रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया जानता है कि इंडिया को दोनों के रिलेशंस बैलेंस करके चलने हैं। ठीक है, भले ही, और दूसरी बात ये भी कही कि भले ही इंडिया अब इज़राइल को सपोर्ट करता है, लेकिन पैलेस्टीनियंस का भी कॉज अभी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो पैलेस्टीन्स कहते हैं कि हम पे गलत तरीके से कब्ज़ा किया गया है, इंडिया उसके खिलाफ़ है। जो इज़राइल बम्बार्डमेंट कर रहा है पैलेस्टीन पे, उस बम्बार्डमेंट के ख़िलाफ़ है इंडिया। और जब भी पैलेस्टाइन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया पैलेस्टाइन में अपने सपोर्ट भी पहुंचाता है। ठीक है, तो वोटेड अगेंस्ट, और इसके अलावा इंडिया ऑल्सो वोटेड अगेंस्ट UN डिसीजन टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इज़राइल्स कैपिटल। तो ये कहना चाह रहा है कि 2014 से 2019 के बीच इंडिया का जो वोटिंग पैटर्न है वो एक टाइप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी सारे इश्यूज़ में इंडिया इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है, और काफ़ी सारे इश्यूज़ में इंडिया जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और एक टाइप से 2016 में आप देख लीजिए, इंडिया वोटेड अगेंस्ट ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर वॉर क्राइम्स बाय इज़राइल, और अभी लेटेस्ट 2018 में आया है, इससे पहले। ठीक है, इंडिया कंडेम्ड इज़राइल फॉर बॉम्बिंग इन गाज़ा। तो बेसिकली इज़राइल को जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं, अनलेस वो वायलेंस इन्वॉल्व कर रहे हैं, अनलेस बम्बार्डमेंट कर रहा है इज़राइल, उन मैटर्स में ना सपोर्ट करके बाकी जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं इंडिया उसमें सपोर्ट करता है। तो इंडिया कहीं ना कहीं इज़राइल को वायलेंस के लिए सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पे इंडिया जो है पैलेस्टाइन्स के कॉजेज़ को सपोर्ट करता है। तो इंडिया के इस स्टैंड का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये क्या इसकी खासियत है? तो सबसे पहली बात, तो जब भी इंडिया जो है इज़राइल को सपोर्ट करता है तो इंडिया को इज़राइल का काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वाड मेंबर्स हो गए, आपके जो नेटो मेंबर्स हो गए, साथ ही साथ इज़राइल के साथ नेटो और क्वाड मेंबर्स का भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ध्यान में रखने वाली बात है कि इंडिया ने भले ही एब्सटेन किया हो अभी रिसेंट UNGA के रेजोल्यूशन में, बट काफ़ी सारे जो इंडिया के फेवर वाली जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने वोट फॉर किया है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए। जैसे आसियान वाली कंट्रीज़ ने बोला है कि हाँ वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, ब्रिक्स ने बोला है कि हाँ होना चाहिए, जो गल्फ़ वाली कंट्रीज़ है वहाँ पे, और जो साउथ एशियन है। तो बेसिकली जो पूरा ग्लोबल साउथ है वो कहता है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, एंड वी वोट फॉर द रेजोल्यूशन। तो एक टाइप से कहीं ना कहीं जो इंडिया ग्लोबल साउथ का खुद को लीडर कहता है, वो खुद ग्लोबल साउथ के वोट के अगेंस्ट
एक टाइप से उससे डिफरेंट वोट कर रहा है। और ये जो वोट है इट सिंबलाइजेस इंडियाज बैलेंस्ड अप्रोच ऑन ग्लोबल इश्यूज। ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि इंडिया के जो दोनों तरफ हैं, पैलेस्टाइन हो गया और इज़राइल हो गया, दोनों के साथ ही अच्छे संबंध हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया ने सेम ऐसी अप्रोच और बाकी मुद्दों में भी फॉलो करी है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया ने फॉलो किया कि जब रेजोल्यूशन आया था रशिया को कंडेम करने का, तब इंडिया ने कोई साइड नहीं लिया, तब बोला इंडिया कि हम यहाँ पे वोट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जैसे म्यांमार में मिलिट्री वाला जो कूप हुआ था उसके अगेंस्ट भी इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट किया था। और जब सीज़ फायर इन सीरिया की बात आ रही थी तो इंडिया ने यहाँ भी एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो किया था। तो बेसिकली पूरे आर्टिकल में कहने का मतलब है इंडिया वांट्स अ बैलेंस्ड एंड अ गुड रिलेशन विद अदर साइड्स ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। अब आते हैं हम लोग अगले आर्टिकल में कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कवच इंस्टॉलेशंस। तो इस आर्टिकल का अगर रेलेवेंस की अगर बात करें तो ये आपका आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है कि कवच या फिर इसको TCAS कहते हैं, ये असल में क्या है कवच और ये TCAS। ठीक है, और अगर मेंस की बात करें तो आप इसको एक टाइप से GS 3 में आप साइंस एंड टेक में जो आपका इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है एंड आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टॉपिक आता है आप उसमें इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि इस पूरे आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि अभी जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके चलते ये वाला आर्टिकल सामने आता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली बात क्या है, खैर उससे पहले एक बार देख लेते हैं कवच के बारे में। कवच को हम लोग ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी कहते हैं, TCAS। ये ध्यान में रखिएगा, ये कीवर्ड है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में बोल देंगे कि ये TCAS क्या है और आपको A, B, C, D करके 4 ऑप्शन देंगे एंड उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो कवच सिस्टम जो है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहते हैं, ये लास्ट 2 ट्रेन एक्सीडेंट्स में इंस्टॉल्ड नहीं था। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात करते हैं कि कवच होता क्या है। कवच जो होता है, जो पूरा ट्रेन की लाइन में सिग्नलिंग होती है, जो पूरा सिग्नलिंग सिस्टम होता है, ये उसकी निगरानी करता है एंड सिग्नलिंग की निगरानी करके जो ट्रेन जो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, आपस में लड़ जाती हैं, उन्हें होने से रोकता है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स कोलिजन। बेसिकली ट्रेन आपस में किसी भी तरीके से ना लड़ें, कवच ये इंश्योर करता है। ठीक है, ये शुरू कब हुआ था प्रोजेक्ट, ये 2012 में शुरू हुआ था एंड अभी रिसेंटली अराउंड 2021 या 22 में ये लॉन्च हुआ है। तो करता क्या है कवच, जो आपका लोको पायलट होता है, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, अगर कवच देखता है कि आगे कई किलोमीटर के बाद अगर कोलिजन होने वाला है तो पहले से ही उसे सावधान कर देगा वो ड्राइवर को। और अगर कोई भी ड्राइवर जो है रेड सिग्नल मिस करता है, ह्यूमन एरर हो सकता है कि कोई सी ड्राइवर ने हो सकता है नहीं देखा हो रेड सिग्नल और चलता गया, तब भी कवच एकदम से उसे वार्न कर देता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं असल में कि कवच सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, मान लीजिए ये रेड कलर की जो लाइन जा रही है, इधर इस तरीके से लाइन जा रही है, ये हो गया आपका ट्रेन का ट्रैक। ठीक है, ये हो गया आपका रेड सिग्नल हो गया। ठीक है, और ये जो डब्बा है आपका ब्लू कलर का, ये हो गई ट्रेन। तो मान लीजिए कोई भी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और यहाँ पे आ गई उसकी रेड लाइट और ड्राइवर ने नहीं देखा और ट्रेन को चलाता रहा, रेड लाइट को ओवर जंप कर दिया और चलाता रहा। ठीक है, तो कवच सिस्टम तुरंत पकड़ लेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे तुरंत वार्निंग दे देगा। ठीक है, अलार्म बजने लगेगा ट्रेन के ड्राइवर के कॉकपिट के अंदर। ठीक है, कि आप ब्रेक लगाइए। और अगर ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली 15 किलोमीटर के बाद ट्रेन आके अपने आप ही रुक जाएगी। ठीक है, 15 किलोमीटर पे जो है कवच सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा एंड एकदम से ऑटोमेटिकली ट्रेन के ब्रेक लग जाएंगे। ये इसलिए है ताकि रेड सिग्नल जो है, रेड सिग्नल इसलिए होता है कि ट्रेन रुक जाए।
आगे शायद कोई और ट्रेन जा रही है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कवच सिस्टम खुद उस ट्रेन को रोक देता है 15 किलोमीटर के अंदर अंदर। ये होता है, इस तरीके से काम करता है कवच सिस्टम। ये हो गया एक तरीके का काम। अभी दूसरे तरीके से कैसे काम करता है ये भी आपको बताते हैं। तो इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, ये आपके ट्रैक्स में लगा होता है। जो ये सिस्टम होता है ट्रैक्स में, ये अपने आप आइडेंटिफाई करता है और ट्रेन के इंफॉर्मेशन को पहले से रीड कर लेता है डिस्टेंस से, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका NFC वाली टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, एक टाइप से ऐसे, या फिर आप कह लीजिए जो आपका टोल टैक्स के लिए जो फास्टैग होता है वो भी सेम इसी टेक्नोलॉजी से ही बना होता है कि जैसे आपकी गाड़ी जाती है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, वो सिस्टम अपने आप पकड़ लेता है कि आप टोल टैक्स आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी अब ट्रेन में भी यूज़ हो रही है कवच के अंदर। तो दूसरा पार्ट है इसका लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जो है, आपके जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स में लगे होते हैं रीडर, और ट्रेन में लगा होता है आपका RFID रीडर और कंप्यूटर, और उसके बाद होता है आपका रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टावर हो गया, मॉडेम हो गया, अलग अलग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये इसके 3 हिस्से होते हैं। अब ये काम कैसे करता है कि सबसे पहला तो हम देख ही चुके हैं कि अगर रेड सिग्नल होता है, ठीक है, और ट्रेन जो है उसको जंप कर जाती है, तो अपने आप 15 किलोमीटर के बाद उसमें ब्रेक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। अब दूसरा तरीका ये है कि दूसरे तरीके में मान लीजिए ट्रेन्स हैं, एक ट्रैक है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। मान लीजिए दोनों में कवच लगा है, तो दोनों ट्रेन जो है आपस में संपर्क में रह सकती हैं। दोनों बता सकती हैं कि कौन से ट्रैक में ट्रेन चल रही हैं, और दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर सकती हैं अपनी ID के थ्रू। एंड अगर दोनों ट्रेन जो है सेम ट्रैक पे चल रही हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें अलार्म बजने लगेगा और ऑटोमेटिकली उनमें ब्रेक लग जाएगा। इस तरीके से कवच सिस्टम काम करता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाने के काम में। अब उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का ट्रेन एक्सीडेंट में। पहली बात तो जो ट्रेन थी रेड सिग्नल पे नहीं रुकी थी, तो यहाँ पे आ गया था आपका ह्यूमन एरर। लेकिन उसमें एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि उसमें कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं था। अगर कवच होता तो इस ट्रेन एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता। हाँ, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू क्या आता है, इशू ये आता है कि ये कवच सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसकी कॉस्ट होती है 50 लाख पर किलोमीटर। अगर इसको इंस्टॉल करना है तो हर किलोमीटर में 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। एंड इसीलिए अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर ही इंस्टॉल किया जा चुका है। इंडिया में 68,000 किलोमीटर की रेलवे लाइनें उससे ज़्यादा की इंस्टॉल्ड है, एंड उसमें अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर में ही कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो कहीं ना कहीं बहुत कम कवरेज है अभी का, है ना के बराबर है कहाँ पे अभी साउथ सेंट्रल रेलवे में इंस्टॉल किया गया है, दिल्ली मुंबई लाइन में और दिल्ली कोलकाता लाइन में। तो अभी ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन कवच के बारे में, कवच सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं हम जिन टॉपिक्स के बारे में हमने आज डिस्कशन किया है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। ये आपके UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, एंड मैं चाहूँगा कि आप इनको पॉज करें, ठीक है, आप इनको रीड करके कमेंट बॉक्स में इनको आंसर करें। ये क्वेश्चन है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, आप पॉज करें और इसको आंसर करें। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि हम इलेक्शन और इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे भी आप स्क्रीन को पॉज करिए, कमेंट में इसको आंसर करिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका अर्थक्वेक्स के ऊपर। एंड लास्टली आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मेंस का एक क्वेश्चन। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013? हाउ हैज़ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन इन इंडिया? ये आपका GS3
मेंस फॉर 2021 में आ चुका है। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करिए एंड आपके आंसर का आपको रिव्यू और एवेल्युएशन मिल जाएगा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिले हों। एंड इसके अलावा अगर कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।